बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ हैं और अभी आप लोग देख रहे हैं ये जीके का क्लास है और इस जीके के क्लास में आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे भूगोल से पहले प्रश्न लेंगे, फिर आपके इतिहास से प्रश्न लेंगे, यानी कि जीके का सारा प्रश्न रहेगा। आप सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं? तो सबसे पहले इसे जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दीजिए इस पूछताछ में। देखिए, हम जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सारे स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन और इनको जवाब देना है और जहां तहां से हम सब सारा क्वेश्चन पूछेंगे। इस सब क्वेश्चन इन लोगों को बताए गए हैं। ये सब छोटे बच्चों का क्लास है और इस क्लास में आप लोगों को मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके सारे चीजों की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? तो आइए बात करते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि ये बच्चे कितना जानते हैं, है कि नहीं? ये बच्चे कितना जानते हैं, इनको पढ़ाते हैं तो कितना जानते हैं। और सबसे पहला प्रश्न इसी से पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आयुष कुमार। आयुष कुमार है, बहुत अच्छा लड़का है, तेज है, लेकिन क्या आज अपनी ये तेज यहां पर बिखेर सकते हैं कि नहीं? और सबसे पहला प्रश्न भूगोल से, सौरमंडल से उठाते हैं और सबसे पहला प्रश्न है कि किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज होता है? किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज होता है? गैनीमेड। एकदम गलत बता दिया कि नहीं बता दिया जी? कितना बच्चा बता सकते हैं? कौन सा होगा बताइए? बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति ग्रह का है कि नहीं? सही आंसर दिया। अच्छा, तो इसी पर हम पूछेंगे कि किस ग्रह का घूर्णन सबसे कम है? कौन कौन बता सकता है सबसे कम है? नाम पहले बताइए। आर्यन कुमार। आर्यन कुमार, बताइए आंसर। शुक्र ग्रह। सही बताया जी। तो ठोक दीजिए ताली। आप बैठे, बस थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे आगे। सबसे पहले नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सही बताइए आंसर। बैठ जाइए। अब हम लोग देखेंगे ये जो सूर्य को आप लोग देखते हैं जिससे हम लोग रोशनी प्राप्त करते हैं, तो सूर्य हम लोग देवता तो जरूर मानते हैं, लेकिन सूर्य एक तारा है और पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या नाम बताइएगा? सूर्य। अच्छा, सूर्य को अगर छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये तो आप लोग जानते हैं। तो सूर्य एक तारा है। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सूर्य जो बनता है, सूर्य है, उसके मुख्य घटक क्या है? आप बताइए। हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल सही जवाब, हाइड्रोजन और हीलियम। समझे कि नहीं? पृथ्वी पर दिन रात, अभी धीरे धीरे शाम हो रहा है, फिर हो जाएगा रात। तो ये जो दिन रात होने की जो परंपरा है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण से होते हैं? कौन कौन जवाब दे सकता है? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? बताइए, आप ही बताइए। पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के घूर्णन से। अब जाकर के इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक आंसर जवाब दीजिए जल्दी से। आप लोग कितना बच्चा जल्दी से जवाब दे सकते हैं? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? आप खड़ा हो, क्या नाम है? निशा कुमारी। निशा कुमारी है। कहां से आती हैं? कोषडीहरा से ही आती हैं। तो आप हमको जवाब दीजिए कि किस ग्रह पर, हमने कौन सा क्वेश्चन किया? क्या क्वेश्चन किया है? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? यही ना? बुध। जोर से बोलिए। बुध। सही बताइए कि गलत बताइए? जोरदार ताली बजा दीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। अच्छा, एक चीज का आंसर हमको जवाब दीजिएगा जल्दी से। पृथ्वी की परिक्रमा करने में, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है कि नहीं?
तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है या चंद्रमा कितना समय लेता है? इधर देखो ना, हमारी तरफ इधर देखिए, कितना समय लेता है? कितने बच्चे बता सकते हैं? तुम खड़ा हो जाओ, कितना समय? 27.3 दिन। 27.3 दिन का समय लेता है। समझ में आ गई बात है? अब अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा बहुत आसानी से। इधर देख रहे थे, उधर देख रहा है, इधर हम है तो इधर देख रहा है, इधर देखो। अब हमको जवाब देना है कि आप बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, फिर से सुनिए ध्यान से, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? चलिए आप बताइए, आप अपने नाम बताइए। आदर्श राज। आदर्श राज, नाम बताइए। आदर्श राज। अरे भैया तो नाम बताइए ना, जो क्वेश्चन पूछे उसका। गैनीमीड। गैनीमीड, बिल्कुल सही है ना। उसका नाम क्या है? उस उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड। क्लियर हो गया? और गैनीमीड जो उपग्रह है, यह उपग्रह सौर मंडल में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर हो गया? आप हमको बताएंगे किस ग्रह को गैस गेंट कहा जाता है? किस ग्रह को गैस गेंट कहा जाता है? बताइए। बृहस्पति। बृहस्पति को, बिल्कुल सही, सही आंसर है और ताली बजा सकते हैं। देखिए, इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? कितना बच्चा जवाब दे सकता है? खड़ा होइए। लगभग 15 करोड़ 14 करोड़ 96 लाख। 14 करोड़ 96 लाख, यानी कि कह सकते हैं तो हम लोग 15 करोड़। इसकी एक्यूरेट दूरी कौन कौन बता सकते हैं? एकदम एक्यूरेट कितना है बताइए? 14 करोड़। हाँ, और कितना है? 95,906 किलोमीटर। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें और सुधार कर देना है। 14 करोड़ 95 लाख 97,906 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? आप लोग 6 भी बोले बढ़िया, 14 भी बोले बढ़िया, और 95 के जगह पर 96 बोल दिए, और क्या बोले? 95, 97 की जगह पर कितना बोल दिए? 95, है कि नहीं? तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए और ध्यान समझिएगा। आप हमको बताइए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह तू ही बताओ, खड़ा हो जा। शुक्र। सबसे गर्म ग्रह सही बताया जी? बिल्कुल सही आंसर है। जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, आपको हम फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? उसमें हम बताए थे कि पृथ्वी पर जिस वस्तु का द्रव्यमान जो है, पृथ्वी पर जिस वस्तु का द्रव्यमान मान के चलिए 60 केजी है, अगर वही चंद्रमा पर हम चले जाएंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कौन कौन बता सकता है? तू बताओ कितना हो सकता है? 1/6। तो 1/6 होता है। तो हम पूछे कि 60 द्रव्यमान है, 60 केजी द्रव्यमान है, तो वहां कितना हो जाएगा? 60 का 1/6 कितना हो जाएगा? कौन बता सकता है? बोलो तो जी, तुम बोलो तो कितना हो जाएगा? 10। ये ना हुआ जवाब, है कि नहीं? तो इसको अगर हम क्वेश्चन में पिरोए तो कैसे पिरो सकते हैं कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में कितना है, तब क्या जवाब होगा? 1/6 है। कितना है? 1/6 है। कौन सा ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? खड़ा होइए आप। क्या नाम है? सुधीर कुमार। हाँ बोलिए। शनि ग्रह। शनि ग्रह। जोरदार ताली बजा दीजिए। शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह है। समझे कि नहीं?
सूर्य का जो प्रकाश है, ध्यान समझिएगा, सूर्य का प्रकाश अगर वह पृथ्वी तक आएगा तो कितना समय लेगा? पृथ्वी तक आएगा तो कितना समय लेगा? चल तू बता, खड़ा हो जा। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। नाम बताइए। आलोक कुमार। जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, ये पृथ्वी का आकार कैसा है? बोलो तो। चपटा गोला। चपटा गोला। हम लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल नहीं है, पूर्ण रूपेण गोल नहीं। आप इसको बोल सकते हैं कि ढाचकल पचकल है, ना समझे? कैसे बोल सकते हैं? ढाचकल पचकल है, मतलब चपटा गोला भी आप लोग बोले तो सही बोले, है कि नहीं? पृथ्वी पूर्ण रूपेण गोल नहीं है। ढचकल पचकल सर कैसा होता है? आलू देखे हैं? आलू, तो आलू में देखिएगा कहीं गोल तो रहेगा, वो भी आलू गोल गोल रहता है, लेकिन कहीं गड्ढा रहेगा तो कहीं टेटर निकला हुआ रहेगा, रहता है कि नहीं? उसी टाइप का पृथ्वी है, समझे कि नहीं? ढाचकल पचकल है ना? तो उसी को कहते हैं कि चपटा गोल है। कैसा है? चपटा गोल है कि नहीं? अच्छा, हैली धूमकेतु नाम सुने हैं ना? हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु जो है, क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। बताइए कितना दिनों के बाद हैली धूमकेतु कितना वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76। 76 वर्षों के बाद। कितना वर्षों के बाद? 76 वर्षों के बाद। अब बैठ जाइए, कितना वर्षों के बाद? 76 वर्ष। चलिए, अब हम लोग को आंसर दीजिए आप लोग। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव हो पाया? पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव हो पाया? आप खड़ा होइए। वायु, जल और वायुमंडल के उपस्थिति के कारण। जल और वायुमंडल के उपस्थिति के कारण। जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, ये उल्का का मतलब कितना बच्चा समझते हैं? उल्का मतलब, उल्का का मतलब बताइए। उल्का का मतलब, उल्का खड़ा हो जाइए। हाँ, टूटा तारा। यस, जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। क्या नाम है? क्या नाम है? शिवम कुमार। एक मिनट, क्या नाम है? शिवम कुमार। वाह, बहुत अच्छा। मैंने आप जो टूटा हुआ तारा दिखाई देता है ना आपको, कभी कभी लगता है कि तारा टूट रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का। क्या बोलते हैं? उल्का। हमने पढ़ाया था फिजिक्स में कि सूरज को ऊर्जा कैसे मिलती है, आखिर सूरज इतना गर्म क्यों होता है? पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो क्या कारण है? सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? इधर नील बटा सन्नाटा हो गया ना, उधर है, उधर है। तुम बोलो, क्या नाम है? आनंद कुमार। हाँ बोलिए। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की वजह से। नाभिकीय संलयन की वजह से। समझ में आ गया? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला, सबसे अधिक नाम बताइए। आप खड़ा होइए। सुषमा स्वराज। हाँ बोलिए। पृथ्वी। पृथ्वी। जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, ये आपसे कोई पूछेगा कि चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समझे हैं कि नहीं समझे हैं? आप लोग एकदम सन्नाटे वाले लोग हैं। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? बताइएगा, बताइएगा, कौन बताइएगा? आप बताओ, क्या नाम है? बोलो। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से। जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, कौन ऐसा वैज्ञानिक है या कौन वो आदमी है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कौन वो व्यक्ति है, समझे कि नहीं, जिसने सौर मंडल के ग्रहों की गति का नियम दिया? यानी कह सकते हैं कि सौर मंडल के ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए। कैपलर। कैपलर। जोरदार ताली बजा दीजिए। कैपलर। याद है सबको? किसने दिया था? तो क्या जवाब दीजिएगा? कैपलर।
चंद्रमा पर पहली बार अपना पैर, अपना कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। ए अंधर, इधर देखिए ना। चंद्रमा पर सबसे पहला कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पैर रखा था? सब हाथ खड़ा कर ले है जी। वाह वाह वाह, आप खड़ा होइए, आपसे नहीं पूछे हैं। नाम बताइए। रॉकेट कुमार। रॉकेट कुमार। व्यक्ति का नाम बताइए अब, जिसने पहला पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रांग। हाँ, जोरदार ताली बजाइए। क्या बताया ये? एक, हाँ जोर से बोलिए, क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति वही है। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, तुम बता। वरुण। वरुण। बैठ जाइए। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है, तुम बताओ। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। जब चंद्रमा कहाँ आ जाती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच। जैसे सूर्य ग्रहण कब होगा? जैसे पृथ्वी हो गया और सूर्य होगा, और बीचे कौन घुस जाएगा? आगे समझ में? तो सूर्य ग्रहण की चंद्र ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सा चीज हो जाएगा? सूर्य। बौना ग्रह घोषित कब किया गया? किसको? प्लूटो को। प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कब किया गया था? कब किया गया था? खड़ा हो जा। क्या नाम? निशा कुमारी। हाँ बोलिए। 2006। जोरदार ताली बजा दीजिए। समझ में आ गई बात? बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने पूछा, किसमें? भूगोल से। किससे पूछा? भूगोल से। अब हम लोग थोड़ा बात कर ले हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात कर ले, बोलिए। आप देख रहे हैं बिट्टू सर के साथ तमाम बच्चों का ये जीके का टेस्ट। अब हम लोग ये हमने बताया था सौरमंडल पर, भूगोल में। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बच्चों के लिए देखिए कितने सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इन बच्चों के लिए आप सभी लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब। छोटा है भाई, इसको थोड़ा सामने रखो, है ना। आप लोग भी ऐसे कर दीजिए जरा सा। देखिए सब बच्चे उत्साहित है बहुत ज्यादा। पीछे वाला खड़ा हो जा, ये देख लीजिए, देख रहे ना। आज अब हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ हिस्ट्री से हो जाए। क्या जी, तैयार हैं? और मैंने बच्चों को बता रखा है रानी लक्ष्मीबाई के भी बारे में, स्वामी विवेकानंद के भी बारे में, चंद्रशेखर आजाद के भी बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। हमने ऐसी पढ़ाई आप लोगों के बीच में रखी है कि हम एकक महापुरुष के बारे में हम पूरे विधिवत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, इस बात का पता कैसे चलेगा? जब उनसे टेस्ट लिया जाएगा। आज शनिवार का दिन है, टेस्ट का ही दिन है, और निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का टेस्ट में स्वागत भी है। तो जरा आज रानी लक्ष्मीबाई पर चर्चा कर ले, कोई दिक्कत नहीं? चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जोरदार ताली बजनी चाहिए झांसी की रानी के लिए, है कि नहीं? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो योद्धा के तौर पर वह एक नारी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। चले जाइएगा मेरा YouTube चैनल पर और 1857 की क्रांति देख लीजिएगा। और उसमें रानी लक्ष्मीबाई की जो मैंने पढ़ा करके छवि उतारी थी ना, आपको मैं सिनेमा ना दिखा दिया तो मेरी पढ़ाई फिर पढ़ाई नहीं होगी, है कि नहीं? पढ़ाई का मतलब क्या चीज? पढ़ाई का मतलब फिल्म। बच्चे के दिलो दिमाग में फिल्म चलना चाहिए, चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, कितने बच्चों को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? कितने बच्चों को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? बढ़ जाइए, आपको पता है? खड़ा होइए, नाम बताइए, जोर से बोलो।
साक्षी नहीं सुनाई दे रहा है। साक्षी कितना तारीख को हुआ था? 19 नवंबर 1800 1828। अच्छा जोरदार ताली बजा दीजिए। कौन बच्चा बता सकता है 19 नवंबर 1828 में जन्मी वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उसका बचपन का नाम नहीं था। पता है आप लोगों को? कितने लोग बता सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? तू बता। मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। जोरदार ताली बजा दीजिए। मणिकर्णिका। तो वो जो मणिकर्णिका थी उसका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ, लेकिन हुआ कहां तुम बताओगे? वाराणसी, काशी में। वाराणसी या उसी को कहते हैं काशी की नगरी, वही हुआ था। तो अब अगर बात चली है रानी लक्ष्मीबाई पर, तो कौन बताएगा कि उनके पिता का नाम क्या था? खड़ा होइए, पिता का नाम बताइए। मोरोपंत तांबे। अरे जोरदार ताली बजा दीजिए भैया। यानी कि ये किसी व्यक्ति की चर्चा उसके पिता से, तो माता से भी होनी चाहिए कि नहीं? भागीरथी बाई। जोर से। भागीरथी बाई। अरे यार, भागीरथी बाई। आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि कैसी पढ़ाई और किस तरह से बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं, समझे कि नहीं? तो जरा ये भी बता देना कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी किससे हुई थी? जरा सा तुम बताओ, क्या नाम? खुशी हाँ, जोर से बताइए। गंगाधर राव नेवलकर। हाँ, गंगाधर राव नेवलकर। हाँ, उन्हीं से उनको शादी हुई थी। और मणिकर्णिका को उन्होंने कहा था कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, आज से उनका नाम क्या रहेगा? लक्ष्मीबाई। वाह, बहुत अच्छा। और वो कौन थे जिनसे शादी हुई थी? झांसी के राजा। या जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, ये शादी हुई कब हुई? कौन बताएगा? शादी हुई कब हुई? खड़ा हुई। क्या नाम? शिवम कुमार। हाँ, कब हुई थी? 1842 में। 1842। लक्ष्मीबाई नाम शादी के पहले या शादी के बाद कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? खड़ा होइए, बोलिए। लक्ष्मीबाई। मैंने कहा शादी से पहले की शादी के बाद? शादी के बाद। शादी के बाद। शादी के बाद उनका नाम क्या पड़ गया था? लक्ष्मीबाई पड़ गया था। क्या पड़ गया था? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का कोई संतान नहीं, उसने एक पुत्र को अपना ही पुत्र मान लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं दत्तक पुत्र। अगर किसी दूसरे के पुत्र को आप अपनी गोद में ले लीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि उसको आप अपना बेटा मान लीजिएगा, सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर दीजिएगा, तो उसको कहते हैं दत्तक पुत्र। तो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? क्या था? तू बता। दामोदर राव। दामोदर राव। राव। नाम बता तू अपना। आयुष कुमार। लेकिन दामोदर राव जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका बचपन का नाम क्या था? तू बता। अनंत राव। आनंद राव। सही बताया? ये सब बच्चे याद किए हुए। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? अब इधर देखिए जरा सा। यहां तक आप सभी बातों को समझ लिए हैं, सारी चीजों को बता रहे हैं। अंग्रेज की नीति का विरोध किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसका विरोध किया था? अंग्रेज की नीति का। आप हमको बताइए, अंग्रेज की किस नीति का रानी ने विरोध किया था? अंग्रेज के किस नीति का, इधर देखिए, रानी का विरोध किया था? तुम बताओ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स। ये क्या था बताइए? ये इसका दूसरा अंग्रेजी में बोल दिया था, हिंदी में बताओ। तुम बताओ। व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत का सिद्धांत। क्या था उसका नाम? व्यापगत सिद्धांत। क्लियर हो गया? 1857 में पहली क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का, है कि नहीं? हुआ था कि नहीं हुआ था? तो 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व कर रही थी? कहां से नेतृत्व कर रही थी? क्या नाम?
नव्या कुमारी, हाँ बताइए कहाँ से कर रही थी वो? झांसी। झांसी से। थोड़ा जोर से बोल। झांसी से। हाँ थोड़ा खाया पिया कर, है कि नहीं? बोल रही है ऐसे जैसे पढ़ रही है झांसी की रानी, अब बोल रहे झांसी। रानी लक्ष्मीबाई की तरह बोलिए, है कि नहीं? अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का एक बेहतरीन नारा था, वो नारा किसको किसको याद है? रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रसिद्ध नारा था, वो नारा क्या था? अच्छा तुम ही बता दो। हाँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस समय एक था क्या ना कि दत्तक पुत्र नहीं रखना था, है कि नहीं? जिसका आपको अपना पुत्र है तो सही है, नहीं है तो वो अंग्रेज उसको हड़प लेता था, समझे कि नहीं? लेकिन वही पर क्या कही थी रानी लक्ष्मीबाई कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं। और रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है घोड़े पर बैठने के लिए, और घोड़ों का शौकीन थी वो। उसके घोड़े का नाम कौन कौन बता सकता है? क्या नाम? अमन कुमार। अमन कुमार। अमन बताइए कि उनका घोड़ा का नाम कौन कौन सा था, बताइए। बादल, पवन और सारंगी। बादल, पवन और सारंगी। जोरदार ताली बजा दीजिए। आप हमको बताइए कि झांसी की रानी जब अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध लड़ रही थी तो वो किस शस्त्र का, किस हथियार का इस्तेमाल करती थी? किस हथियार का इस्तेमाल उन्होंने किया था? तलवार और भाला। तलवार और भाला। आप देखिएगा, तलवार और भाला लेकर के ही वो कहां घोड़े पर सवार रहती थी। समझ में आ रहा है सबको? तो तलवार और भाला का वो प्रयोग हमेशा करती थी, समझे कि नहीं? और एक चीज का जवाब दीजिएगा, 1857 की क्रांति में, सुनाई दे रहा है सबको? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य सेनापति कौन थे? मुख्य सेनापति कौन थे? आप खड़ा होइए, क्या नाम? जोर से बोलो ना। नैतिक कुमार। हाँ, कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे। टोपे। आगे समझ में? तात्या टोपे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताइए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? रानी लक्ष्मी, कॉपियां बंद करते हो कि नहीं? हट! रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तू बता 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 बता। ये मुंह बना रहा है 4 घंटा से, तू बता। 18 जून 1858। 18 जून 1858। 18 जून 1858। जोर से बोलिए। कहां हुई थी? कहां हुई थी बताओ? ग्वालियर में। ग्वालियर में। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहां स्थित है जी? खड़ा होइए। फूलबाग, ग्वालियर। यस, कहां है स्थित? बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए आप लोग, बहुत ढंग से। क्या जवाब देना है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी का ये जो नाम से क्यों जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से क्यों जाना जाता है? कौन कौन जवाब दे सकते हैं, बताइए। क्योंकि उन्होंने झांसी के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई किया था। वीरतापूर्वक युद्ध किया था। देखिए अभी जो हम एक कहानी, अभी आपको हम शुरुआती जब हम किए थे कि चमक उठी 57 में, बोले थे कि नहीं? हमने क्या कहा अभी कि चमक उठी 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, समझे कि नहीं? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अभी बोले थे कि नहीं बोले थे? यह एक कविता है। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जो संघर्ष की कहानी को बताता है, उसका वर्णन जो है किस प्रसिद्ध कवयित्री ने किया था? किस प्रसिद्ध कवयित्री ने किया था? आप बताओ। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने किया था? सुभद्रा कुमारी। बहुत अच्छी कविता है कि नहीं? और पढ़ने योग्य कविता है, उनके बारे में लिखा गया था, तो याद रखिएगा। अब बताइए, भारत सरकार ने, किसने?
भारत सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में कौन सा पुरस्कार शुरू किया? कौन सा पुरस्कार शुरू किया? कौन बता सकते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, खड़ा बताइए। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कौन सी महिला बटालियन बनाई गई थी? कौन सी महिला बटालियन बनाई गई थी? बताइए। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज में एक बनाया गया महिलाओं के लिए क्या चीज? रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रेजिमेंट करके एक बटालियन बनाया गया था सैनिकों का। समझ में आया बात? अब हमको बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? खड़ा होइए, क्या नाम? प्रियांशु भारती। हाँ बोलिए। 18 जून को बलिदान दिवस। 18 जून को बलिदान दिवस, याद रखिएगा। जैसे ही 18 जून आएगा तो हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या कौन सा दिवस है, तो क्या बताइएगा? बलिदान दिवस। बलिदान दिवस। कौन सा दिवस? बलिदान। अच्छा, एक चीज हमको जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया से जवाब दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो है किसकी प्रतीक मानी जाती है? रानी लक्ष्मीबाई किसकी प्रतीक मानी जाती है? बहुत कम बच्चा हाथ खड़ा किया हुआ है, तुम बता। भारतीय स्वाधीनता में नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति और वीरता की प्रतीक है कि नहीं? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, क्या चीज का? भारतीय वीरता और नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी रानी लक्ष्मीबाई से हमने प्रश्न किया, बहुत सारे किए कि नहीं किए? आप देख सकते हैं, सीधा देख लीजिए, अब सीधा देखिए, सीधा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिया है। और आप देख सकते हैं कि अभी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और आप लोगों ने जवाब दे दिया। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। पढ़ लिया जाए? याद है? चलिए, मैंने पहले ही कहा था कि हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे और अभी हमने कहा था कि स्वामी विवेकानंद से भी बात होगी। होगी कि नहीं होगी? और स्वामी विवेकानंद से बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत का मान सम्मान बड़ी गर्व के साथ बढ़ाया, हम लोग उनके बारे में पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए? स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? कितने बच्चे बता सकते हैं उनका वास्तविक नाम? रुक जाइए, खड़ा हो जाइए। नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। इस सही बताया, गलत बता दिया? वास्तविक नाम उनका यही था। क्या नाम था उनका? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? उस दिन हम आपको यहां बताए भी थे, है कि नहीं? तू खड़ा जा। कितना तारीख को? 12 जनवरी 1863। 1863। एक चीज की जवाब दीजिए, गांधी जी का जन्म पहले कि विवेकानंद जी का जन्म पहले? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कितना लोग बता सकते हैं? गांधी जी का जन्म कब हुआ था जी? 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को उनका हुआ। इनका कब हुआ? विवेकानंद को कब हुआ? 1863 में, है कि नहीं? तो बड़ा कौन? समझ में आ गई बात? अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था तुम बताओ? कोलकाता। कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी है? कोलकाता किसकी राजधानी है? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम? श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस। और आपको पता होना चाहिए कि श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे वह देवी माँ से सीधा बात करते थे। हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं ना, तो वो देवी माँ से क्या करते थे? सीधा बात करते थे। कौन? श्री रामकृष्ण परमहंस, है ना। और वो एक रोग से पीड़ित थे जिसका नाम था कैंसर। वो कैंसर से क्या थे? पीड़ित थे। समझे कि नहीं? अच्छा, स्वामी विवेकानंद को विश्व प्रसिद्ध
किस घटना ने बनाया? किस घटना ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया? बताइए। 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन। हाँ, 1893 में शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हुआ था तो वही भारत का प्रचार बहुत तेजी से हुआ, है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नाम रोशन कर दिया था। अच्छा, शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने पहला शब्द लोगों के लिए क्या कहा था? लोगों के लिए कौन सा शब्द कहा था? सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। यस, क्या कहा था? सिस्टर एंड ब्रदर, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर। कहां का? ऑफ अमेरिका। आ गया समझ में? है कि नहीं? भाइयों एवं बहनों। अगर हिंदी में बात करें तो क्या कहा था उन्होंने? भाइयों एवं बहनों। इस शब्द का प्रयोग किया तो अमेरिका में, अमेरिका ऑफ अमेरिका, अमेरिका के तमाम लोगों को उन्होंने कहा था। बहुत अच्छी अच्छी कहानी है स्वामी विवेकानंद के बारे में, है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद को अगर मान के चलिए कि बहुत कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि खैर आज भारत जो है निश्चित तौर से कर्जदार है इनका, ठीक है ना। हम लोग कर्जदार हैं कि आपने भारत को बहुत कुछ दिया। अच्छा, एक बात बताइए, उस भाषण में कितनी देर तक तालियां बजी थी? उस भाषण में कितनी देर तक तालियां बजी थी? बता। लगभग 2 हाँ, जोर से बोलो। लगभग 2 मीटर। 2 मीटर? मीटर नहीं, मिनट। मिनट, हाँ, लगभग 2 मिनट तक। समझे कि नहीं? विवेकानंद ने किस दर्शन को विश्व मंच पर रखा? बताइए आप। वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को। किसको? वेदांत दर्शन को, है कि नहीं? किसको? वेदांत दर्शन को। शिकागो सम्मेलन में, शिकागो के सम्मेलन में याद रखिएगा, विवेकानंद किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? बताओ। भारत। जोर से बोलो। भारत। नाम बताओ। आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। जोरदार ताली बजा दो। भारत का। शिकागो जाते समय विवेकानंद के पास क्या नहीं था और फिर भी गए अमेरिका? बोलो, क्या नहीं था? बोलो। पर्याप्त धन। हाँ, उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, पर्याप्त धन उनके पास नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना किया? स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था का स्थापना किया? रामकृष्ण दर्शन। नहीं, कौन बता सकता है? बोलिए। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। किसका किया? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 1897 ईस्वी में। 57 की 97? 1897 की 1857? 1897। 1857 में तो जन्मे नहीं था, है कि नहीं? तो अब ध्यान से समझिएगा। आप हमको बताइए, इन्हीं के जन्म दिन पर एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का नाम बताइए। उस दिवस को कौन सा दिवस बोला जाता है? जोर से बोलिए आप। युवा दिवस। युवा दिवस। यानी कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। आ गया समझ में? तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ? स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ? बताइए। 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, 1863 में जन्म और 1902 में उनकी मृत्यु। आ गया समझ में? यानी कि बहुत कम दिनों तक ही वो जिंदा रह पाए थे। समझे कि नहीं? 39 वर्ष तक लगभग, है कि नहीं? इसीलिए युवा दिवस के तौर पर इनको याद किया जाता है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद को कितनी भाषाएं आती थी? कितना भाषा का ज्ञान था? कितना भाषा का ज्ञान था? कितना भाषा का? आप बताइए। लगभग 8 भाषाएं। लगभग 8 भाषा का ज्ञान था। कितना भाषा का ज्ञान था? विवेकानंद के अनुसार सच्ची पूजा क्या थी?
विवेकानंद के अनुसार सच्ची पूजा क्या थी? मानव सेवा। मानव सेवा। क्या थी? मानव सेवा। उनका विश्वास था कि मानव सेवा ही सबसे अच्छी पूजा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बताई? सबसे बड़ी कमजोरी का जिक्र उन्होंने किया भारत के लिए। क्या था वो? आत्मविश्वास की कमी। हाँ, यहाँ के युवाओं में आत्मविश्वास की कमी है, और आत्मविश्वास जिसका मर गया वो आदमी भी मर गया, है कि नहीं? आत्मविश्वास से एकदम जिंदा होना चाहिए कि हम ही कर सकते हैं इसको, हम ही आईएएस और यूपीएससी का नौकरी ले सकते हैं, हम ही इसको क्रैक कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास की कमी थी। विवेकानंद ने युवाओं को एक संदेश दिया था। उन्होंने क्या कहा था? कौन सी बात संदेश के रूप में कहा था? कौन सी बात उन्होंने कहा था? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। बिल्कुल सही। उठो जागो, जोर से और अपने जोरदार ताली बजनी चाहिए। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा, एजुकेशन किसे कहेंगे हम लोग? बोलिए। मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। यस, जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। स्वामी विवेकानंद का जीवन किसका प्रतीक है? स्वामी विवेकानंद का जीवन, अच्छा कौन शिवम? अच्छा छोड़ दो, जाओ शिवम, है ना? बताइए जरा सा, स्वामी विवेकानंद का जीवन है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद का जीवन किसका प्रतीक है? बताइए जरा सा, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए आप। साहस, आत्मबल और राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का, है ना? जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। अब हमको एक चीज का जवाब दीजिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत को किस रूप में देखा? स्वामी विवेकानंद ने भारत को किस रूप में देखा? तुम बताओ। आध्यात्मिक रूप में। बैठ के किस में? आत्मधिक रूप। आध्यात्मिक मुझे नहीं आ रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान के रूप आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में। किस में देखा? आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में। विवेकानंद ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा? सबसे बड़ा पाप क्या है विवेकानंद की नजरों से देखे तो? स्वयं पर अविश्वास। स्वयं पर अगर आप अविश्वास, आपको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, यह विश्वास, यह अंधविश्वास सबसे बड़ा पाप है। यह सबसे बड़ा क्या है? पाप। समझे कि नहीं? शक्ति का स्रोत क्या है विवेकानंद के अनुसार? विवेकानंद के अनुसार शक्ति का स्रोत क्या है? बोलिए आप। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। अब हमको बताइए, विवेकानंद ने, ध्यान से समझिएगा, विवेकानंद ने सन्यास को किस रूप में परिभाषित किया? किस रूप में परिभाषित किया? त्याग नहीं सेवा। त्याग नहीं है, त्याग नहीं, सेवा को। समझ में आ गई कि नहीं बात? बिल्कुल आप लोग सही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। आप बताइएगा, स्वामी विवेकानंद ने नारी शक्ति को क्या कहा? नारी शक्ति को क्या कहा? राष्ट्र का रीढ़। नारी शक्ति ही राष्ट्र का क्या है? रीढ़ है। अगर नारी शक्ति कमजोर है तो उस देश का रीढ़ कमजोर है। समझे कि नहीं? और जिस देश का नारी शक्ति जागृत है उस देश का रीढ़ जो है मजबूत है। आगे समझ में ना? तो बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हैं। विवेकानंद के अनुसार भारत का उद्धार कैसे होगा? भारत का उद्धार कैसे होगा? युवाओं को आधारण से, युवाओं के जागरण से। कैसे? युवाओं के जागरण से। अच्छा, उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने किस वेद को, याद रखें, किस वेद को प्रमुख माना? किस वेद को प्रमुख माना? वेदांत। किसको? वेदांत। किसको? वेदांत। अच्छा, विवेकानंद ने मूर्ति पूजा को किस दृष्टि से देखा? मैंने मूर्ति पूजा को किस दृष्टि से देखा? कौन बता सकता है? इधर इधर है, तुम उधर सटा दिया सबको, उन लोग आ ही नहीं रहा है। बताइए। साधन का माध्यम। साधन का माध्यम। स्वामी विवेकानंद ने जाति व्यवस्था पर क्या विचार रखा? जाति व्यवस्था पर क्या विचार रखा? मानवता के विरुद्ध। मानवता का ये विरुद्ध है ना? विवेकानंद ने सच्चे देशभक्त की पहचान क्या बताई? सच्चे देशभक्त की पहचान क्या बताई? त्याग और सेवा। त्याग और सेवा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार
शिक्षा में क्या पैदा होना चाहिए? शिक्षा यानी कि एजुकेशन से क्या होना चाहिए? बोलिए। चरित्र और सेवा। चरित्र का निर्माण। सेवा तो है, ये है, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। क्या चीज का निर्माण होना चाहिए? चरित्र का। विवेकानंद ने किसे सच्चा योग कहा? विवेकानंद ने किसे सच्चा योग कहा? निस्वार्थ। निस्वार्थ कर्म को। अपना कर्म ऐसा कीजिए जो निस्वार्थ हो। क्या हो? निस्वार्थ। भारत की आत्मा किसे कहा स्वामी विवेकानंद ने? किसको? गाँव को। गांवों को। कहा कि हमारे जो लोग हैं सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं, हमारी आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में। अरे शहर में तो सिर्फ रोजगार किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे अगर बात करें तो भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में। विवेकानंद के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होती है? बताइए। पीड़ित मानव में। पीड़ित मानव में, है कि नहीं? आप पीड़ित मानव की हमेशा क्या कीजिए? सेवा कीजिए, वही ईश्वर आपको दर्शन देंगे। समझे कि नहीं? अभी देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को परीक्षा जब लिए थे, रामकृष्ण परमहंस, तो उनका जो शरीर से जो रीम निकलता था ना, उसको बहुत अच्छे से साफ कर देते थे वो। समझे कि नहीं? परीक्षा हुई थी इनकी बहुत कस के, पूरा शरीर में जख्म हो गया था। गुरुजी ने कहा बहुत दर्द कर रहा है ना, कौन मुझे साफ करेगा? तो भाई जख्म का रीम कौन साफ करेगा जी? सब इनका चेला भाग गया। लेकिन विवेकानंद ने कहा कि जब गुरुओं से सब ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इनका रीम साफ करने में क्या दिक्कत है? वो पूरे रीम को एकदम साफ बहुत अच्छे से कर दिए, लेकिन वो रीम नहीं था। समझे कि नहीं? और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जो है से अपने गुरु के परीक्षा में क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं। तनिक भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखा और खूब बढ़िया से सेवा सत्कार किया। आप बताइए जरा सा हमको कि स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति को क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति को क्या कहा? राष्ट्र का भविष्य। राष्ट्र का भविष्य। विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मबोध। आत्मबोध। स्वामी विवेकानंद ने डर को कैसे प्रभाषित किया? डर को कैसे प्रभाषित किया? जल्दी बताइए। अज्ञान की उपज। अज्ञानता आप में है, वही डर है। अज्ञान है, अज्ञानी है आप, वही क्या है? डर है। आदमी को ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए। मरते दम तक आदमी को पढ़ना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करते रहना चाहिए। अज्ञानता ही मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? डर है। कोई व्यक्ति डरता क्यों है? क्योंकि वह अज्ञानी है। अगर आपका नॉलेज रहेगा तो आप डर ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? यानी कि स्वामी विवेकानंद ने डर किसको कहा? अज्ञानता को। बेवजह थोड़ा सा सामने से देखिएगा, वीडियो बन रहा है सामने। समझ में आ रही है बात ना? आप लोग जो बोल रहे हैं ना, सारा चीज आपकी प्रतिक्रिया वहां पे दिखाई दे रही है। बाद में आप ही को लगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना? तो इसलिए सीखते चलिएगा। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा धर्म कौन सा है? सच्चा धर्म कौन सा है? जो मानव को मानव से जोड़ दे। यस, जो मानव को मानव से जोड़ दे। आगे समझ में? स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा था कि इंसान वही है। अगर किसी दूसरे इंसान को कष्ट है और उसके कष्ट से अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप में अभी इंसानियत जिंदा है। लेकिन दूसरे इंसान के कष्ट से अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई विचलन पैदा नहीं हो रहा है तो आप जो है से इंसानियत के उस सीमा को पार कर चुके हैं। आप इंसान हो ही नहीं सकते, आप शैतान हैं। आगे समझ में? अगर कि कोई व्यक्ति कष्ट में है और आपको लग रहा है कि वो बहुत कष्ट में है बेचारा, अगर ये है तब तो आपको है, आप इंसान हैं। लेकिन अगर कोई कष्ट में है और आपको मजा आ रहा है ना, कोई रोग से लड़ रहा है, आपको मजा आ रहा है, कोई जल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तड़पते हुए देखने में अच्छा लग रहा है, कोई जीव मारा जा रहा है और आपको हंसी छूट रही है, तो आप मानव हो ही नहीं सकते, है कि नहीं? इंसानियत आपका समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? स्वामी विवेकानंद के इन आदर्शों को हम बहुत सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद, है कि नहीं, जब शिकागो सम्मेलन की ओर जा रहे थे, ये बहुत सुंदर थे और एक महिला इनको ट्रेन में बैठती है और इनको देख करके
मैंने उसके मन में आता है कि हमको इनसे शादी हो जाती। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, उस महिला ने कहा कि विवेकानंद जी हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप शादी हमसे क्यों करना चाहते हैं? तो हम इसलिए आपसे शादी करना चाहते हैं कि हमें आपके ही जैसा पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमको आप ही की तरह एक पुत्र की प्राप्ति हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। आज से हम आपको मां कह करके पुकारेंगे, आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए। ये थे स्वामी विवेकानंद जी। तालियां यही बजनी चाहिए। आगे समझ में, भारत को अपमानित करने के लिए तमाम, चूंकि धर्म सम्मेलन हो रहा था, पहले ही हमने बताया था कि स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। क्यों? धर्म सम्मेलन में। किस लिए गए थे? धर्म सम्मेलन में धर्म के बारे में कुछ रखने के लिए बात को गए थे। भारत को नीचा दिखाने के लिए सभी देश के लोगों ने अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारत के जो गीता था, गीता जो धर्म हमारा सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, उसको सबसे नीचे रख दिया, सबसे नीचे रख दिया। सोचिएगा ध्यान से, सभी लोगों ने क्या किया? जैसे क्या किया आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हम लोगों का धर्म है ना, तो हमारा किताब ऐसे रखा था, उसको सब लोगों ने नीचे रख दिया। इसके ऊपर एक कुछ ने और रख दिया, किसी ने और दूसरा ऐसे रख दिया, तीसरा ऐसे रख दिया, चौथा ऐसे रख दिया। देख रहे हैं ना, ऐसे रखा हुआ था। जब लोगों ने कहा कि देखिए भारत का धर्म है जो सबसे नीचे है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सबसे नीचे है, समझे कि नहीं? सभी लोग हंसने लगे। सभी लोग क्या करने लगे? हंसने लगे कि ये देखिए भारत का धर्म सबसे नीचे है। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया था कि यही यह धर्म है जो सभी धर्मों को अपने ऊपर रखे हुए है। किसी की ताकत नहीं है जो इसको रख सके, है कि नहीं? सबसे ज्यादा ताकत मेरे ही धर्म का है जो सब का बोझ उठाए हुए है। आ गया समझ में? बहुत सारी बातें हैं विवेकानंद के बारे में। आज का टॉपिक यही समाप्त कर दिया जाए। अच्छा लगा आप लोगों को? मजा आया? कहीं से कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इस क्लास में। आप सभी बच्चों का स्वागत के साथ साथ अब यहीं पे टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल चर्चा होगी, अगले दिन चर्चा होगी चंद्रशेखर आजाद की। किसकी चर्चा होगी? चंद्रशेखर आजाद की। आ रहा समझ में ना? उसके बाद महात्मा गांधी भी कर देंगे, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस करेंगे, तमाम वैसे दिग्गजों की बातें करेंगे जिन्होंने अब इस देश के लिए अपनी जान तो दी ही, साथ ही आज हमें उनको याद करने का भी मौका उन लोगों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।